CH12 ऑक्शन में एंट्री और तनीषा का गेम प्लान। अब आगे वो सब मैं नहीं जानती, मगर मेरे वापस आने से पहले मुझे ये बॉडीगार्ड्स यहाँ नहीं चाहिए, वरना मैं इन सब को यहाँ से गायब करवा दूंगी। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इन सब को धरती निगल गई या आसमान। जस्ट मार्क माय वर्ड्स। तनीषा ने ये सब कोल्डली कहा और वहां से चली गईं। गायब करवा देगी? सीरियसली? आखिर इसमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि ये मुझसे, मानव रायचंद से ये सब बोल दे? शी इज साइको। ही जस्ट हेट हर एटीट्यूड। मानव खुद में बड़बड़ाया। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। मिस्टर गोयल, प्लीज यहाँ से अपने लो क्लास गार्ड्स की लाइन को हटाइए, वरना मैं एक एक को गोली मार दूंगा, मानव ने चिल्लाते हुए फोन में कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम बदतमीज लड़के, ये तुम अपने नानू से कैसे बात कर रहे हो? भूलो मत, मैं अभी भी अंडरवर्ल्ड का रिटायर्ड किंग हूँ। आप सिर्फ रिटायर्ड नहीं, एक्सपायर्ड किंग है। और भूलिए आप मत, आपकी एक्सपायरी डेट तभी आ गई थी जब 6 साल पहले आपने मुझ पर मना करने के बावजूद अपनी पोजीशन थोपी थी, और अब आप मेरे ऑर्डर्स ही फॉलो करेंगे। हटाइए इन सब को यहाँ से, वरना मैं आपके बनाए सारे रूल्स चेंज कर दूंगा। एक तुम हेलो, कितने बिगड़ चुके हो? हेलो, दूसरी तरफ वाला इंसान बोल रहा था, मगर मानव पहले ही कॉल कट कर चुका था। ये लड़का बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, जिद्दी और अड़ियल। मेरी नातिन को भी मुझसे मिलने नहीं देता। खुला सांड। मानव के नानाजी जी भरकर उसे गालियां दिए जा रहे थे। 1 घंटे के अंदर ही सारे गार्ड्स वहां से रफूचक्कर हो गए। तनीषा आज बहुत जरूरी काम से निकली थी। वो जरूरी काम था अपनों दुश्मनों के खिलाफ पहली नींव रखना। आज तैयारी करने का दिन था। बहुत जल्द वो अपनी सॉलिड एंट्री जो करने वाली थी इस खेल में। यही वजह थी कि वो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी। मयंक के जिद करने के बावजूद वो उसे वही छोड़कर आई थी, वो भी सख्त पहरेदारी में। उसे उम्मीद थी कि मयंक मौका मिलते ही वहां से भागकर यहाँ आ जाएगा, और वो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अपनी दोनों जिंदगी में से उसे एक ही इंसान था जिसके लिए उसके दिल में जगह थी। वो भले ही उसका अपना भाई नहीं था, मगर उससे फिर भी वो बहुत प्यार करती थी। अपनी पहली जिंदगी में उसके पेरेंट्स की डेथ तब हो गई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी। उसे कुछ सालों तक उसकी नानी ने संभाला था, और फिर 11 साल की उम्र में वो भी मर चुकी थी। उस जिंदगी में उसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी थी, जिस वजह से उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी। आज उसकी जंग का आगाज होना था, और बस फिर सब चीजें उसके हिसाब से होंगी। वो देर रात घर वापस पहुंची और घर में एंटर करते ही उसने देखा कि मानव अपना एक हाथ अपने लैपटॉप पर और दूसरा किसी बड़े से डॉग के सर पर हाथ फिरा रहा था। अनन्या अपने डोर के दरवाजे पर खड़ी डरी सहमी बाहर देख रही थी। उसकी हालत डर की वजह से खराब हो रही थी। जहां तक तनीषा को याद था, अनन्या को डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद थे, मगर न जाने क्यों आज तनीषा की आंखों में डर दिख रहा था। उस डॉग की बंद आंखें तनीषा के कदमों की आहट सुनकर खुल गई, और अभी वो बहुत बुरी तरह तनीषा को घूर रहा था। तनीषा ने भी उस डॉग को घूर कर देखा। तुमने बताया नहीं कि तुम अपना पूरा खानदान मेरे घर पर लाने वाले हो? तनीषा ने मानव को घूर कर देखा। मानव ने तनीषा की आवाज सुनी और अपना लैपटॉप साइड रख दिया। मैं अपना कौन सा खानदान लेकर आया हूँ? मानव ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तुम कब जाओगे यहाँ से? तनीषा ने पूछा। जल्द ही, मानव ने कहा। अगर तुम जल्द ही यहाँ से जाने वाले हो तो अपने पैट को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें नहीं लगता दूसरे जे घर पर रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना काफी शर्म की बात होती है? या ये कहो कि तुम पहले से ही काफी बेशर्म हो? तनीषा ने मानव को टॉन्ट मारते हुए कहा। मानव को तनीषा की बात अच्छी तो नहीं लगी, मगर वो कर भी क्या ही सकता था, अभी उसे यही जो रहना था। ये मेरा डॉग है टाइगर, वो क्या है न, ये घर पर मेरे बिना ज्यादा दिन रह नहीं पाता है, इसीलिए मुझे इसे यहाँ रखना पड़ रहा है। डोंट वरी, ये काफी ओबीडियंट है। वो डॉग अब भी तनीषा ही घूरे जा रहा था।
तनीषा ने बहुत सरकासम से हंसते हुए कहा, नाम रख लेने से डॉग टाइगर नहीं बन सकता, और रही बात इसके ओबीडियंट होने की तो अनन्या को देखकर बहुत अच्छे से पता चल रहा है ये कितना ओबीडियंट है। इसे मेरे घर से बाहर निकालो अभी इसी वक्त। तनीषा की बात सुन वो डॉग तनीषा पर भौंका। उसकी आवाज नॉर्मल डॉग्स के मुकाबले बहुत ज्यादा डरावनी थी। मानव ने उसके भौंकने पर उसके सर पर एक चपत लगाई। वो एक वेल ट्रेनेड डॉग था और वो लगभग मानव के टीनेज से उसके साथ था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे तनीषा कितनी नापसंद है, क्योंकि किसी की आज तक हिम्मत नहीं थी कि मानव के अलावा कोई और उसे इस तरह घूर कर देखे, मगर आज तनीषा उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसके सामने तनीषा न खड़ी होकर कोई शेरनी खड़ी हो। मानव के इस तरह से उसे चपत लगाने से उसने भौंकना बंद कर दिया। तनीषा उसकी तरफ बढ़ी और मानव को और उसके डॉग को घूरते हुए बोली, मैंने सिर्फ कहावत सुनी थी कि पालतू जानवर धीरे धीरे अपने ओनर की तरह दिखने लगते हैं, मगर लगता है ये बात बिल्कुल सच है। तुम दोनों काफी हद तक एक जैसे ही दिखते हो। और इतना बोलकर तनीषा रूम में चली गई। मानव ने तनीषा को जाते जाते घुरा और कुछ ही सेकंड्स में तनीषा उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। तनीषा ने रूम में जाकर अपने बैग से वो एक रिंग निकाली और एक डेविलिश स्माइल के साथ उस रिंग को देखा। आई एम कमिंग सून माय डियर फैमिली। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बाहर जो टाइगर गुस्से में उसके रूम के चक्कर लगा रहा था, एक पल के लिए उसका दिल भी कांप गया और वो भागकर मानव के रूम में उसके पास चला गया। मानव को थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर वो उसे इग्नोर कर अपने काम में लग गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मानव अब भी तनीषा के घर पर ही था और आए दिन तनीषा और मानव की जोक झोंक चलती ही रहती। जिस मानव अपनी अकड़ में आंट जाता है तो तनीषा उसकी अकड़ के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर बैठ जाती है। 3 दिन बाद मानव अपने किसी मिशन के चलते तनीषा के घर से चला जाता है और तनीषा उसे दोबारा वापस आने से सख्त मना कर देती है। उसके जाने के बाद तनीषा को मौका मिल जाता है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का। मानव इस वक्त कंट्री से बाहर था और तनीषा अगले ही दिन एक ऑक्शन पर गई थी जहां उसने अपनी रिंग ऑक्शन के लिए देनी थी। तनीषा आज ब्लैक कोट, ब्लैक जीन्स एंड हाई हील्स में उस ऑक्शन में अपनी महंगी एसयूवी में एंटर हुई थी। उसका ड्रेस अप उतना स्टनिंग नहीं था, मगर वो इस वक्त एक एलिगेंट और बहुत क्लासी लड़की लग रही थी। जहां ऑक्शन पर आई हर लड़की ने अपने चेहरे पर मेकअप का झूठा नकाब पहना हुआ था, वहीं तनीषा ने अपने खतरनाक चेहरे को अपने शांत एक्सप्रेशन से छुपाया था। वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी कि हर इंसान उसकी खूबसूरती को एडमायर करे, मगर हाँ, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा लिए आई थी कि ऑक्शन में बैठे हर इंसान की झलक सिर्फ उस पर थी। उसके ऑक्शन हॉल में एंटर करते ही वहां बैठा हर इंसान उसके बारे में बातें कर रहा था। टू बी कंटिन्यू। CH13 रिंग की बिडिंग। अब आगे। तनीषा की एंट्री जब उस ऑक्शन में हुई, सारी नजरें उसी के ऊपर टिक गई। ये सिर्फ इसीलिए नहीं था कि वो खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि खूबसूरत तो वहाँ हर लड़की लग रही थी, मगर तनीषा में जो चार्म और उसके आसपास जो ऑरा था वो न तो वहाँ बैठे किसी अमीर आदमी के पास था, न ही वहाँ बैठी सबसे खूबसूरत लड़की के पास। तनीषा ने इस वक्त कोई महंगी ड्रेस नहीं पहनी थी जो लाखों करोड़ों की हो। उसने सिर्फ ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप एंड ब्लैक कोट पहना हुआ था। बाल हाई पोनी में बंधे थे। वो इस वक्त किसी बिजनेस वोमेन की तरह लग रही थी। मगर वहां हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर ये लड़की बिजनेस वोमेन है तो ये आई कहाँ से है, क्योंकि पूरी दिल्ली में ऐसी कोई बिजनेस वोमेन कभी किसी ने न तो देखी नहीं नाम सुना था। तनीषा ने वहां बैठे हर इंसान को इग्नोर कर दिया और एक कोने की सीट पर जाकर बैठ गई। ऑक्शन के होस्ट ने तनीषा को हल्के से इशारा किया कि अब वो ऑक्शन शुरू कर रहा है। तनीषा ने अपनी पलकें झपकाकर होस्ट को कन्फर्मेशन के लिए इशारा किया। वहां कुछ लोग यूं भी थे जो तनीषा को बार बार मुड़कर देख रहे थे। जल्द ही ऑक्शन शुरू हो चुका था। होस्ट,
तो आज का ये ऑक्शन संजीवनी ट्रस्ट की तरफ से है, जो हर साल जरूरतमंदों को हेल्प और बच्चों की एजुकेशन करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल की तरह मैं आप सबको इस साल भी बताना चाहूंगा कि ये ऑक्शन द फेमस बट अननोन आहूजास सिंह कारपोरेशन एंड द फेमस गोयल्स ने ऑर्गेनाइज करवाया है। 50 साल आज इस ट्रस्ट को पूरे हो चुके हैं और ऑक्शन इतना फेमस है कि सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से जो हर साल यहाँ आते हैं और इस ऑक्शन की शोभा बढ़ाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले आइटम की तरफ, जो है एक फेमस एंटीक पेंटिंग, जो 15वीं सेंचुरी की एक रॉयल पेंटिंग है। इस पेंटिंग का एक्चुअल प्राइस 70 लाख से शुरू है। तो बढ़ते हैं इसकी बिडिंग की तरफ। 75 लाख किसी ने बिड किया, 77 लाख, 80 लाख, 82 लाख, 84 लाख। एक के बाद सब बोली लगा रहे थे। सब बोली सिर्फ इसीलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव पेंटिंग है, बल्कि इसीलिए लगा रहे थे क्योंकि वो लोग इन 3 पावरफुल फैमिलीज की नज़र में आ सके। सबसे ज्यादा गोयल्स की नज़रों में, क्योंकि आहूजास की फैमिली में से आज तक कोई सामने नहीं आया था और सिंह फैमिली नज़र में आना काफी आसान था। एक के बाद एक आइटम्स लोग अपने नाम कर रहे थे, तभी वहां एक आइटम ऐसा भी आया जिसे देख सबकी आंखें चमक आ गई। वो एक रिंग थी, एक ब्लू जेड रिंग। ये रिंग इस ऑक्शन में मिस तनीषा की तरफ से दी गई है और मेरी मिस तनीषा से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो खुद स्टेज में आकर ये रिंग बिडिंग विनर को दे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये रिंग एक रेयर ब्लू जेड की है जिसकी कीमत 1 करोड़ की है। 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। इन सारी बोलियों के बीच किसी ने अपनी बोली लगाई। 2 करोड़ 99 लाख। तनीषा ने अपनी गर्दन घुमाकर उस आदमी की तरफ देखा जो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो आदमी एक अंधेरे कोने पर बैठा हुआ था। सब लोग जानते थे कि वो जगह हर साल आहूजा फैमिली से आए आदमी के लिए बुक रहती है। 2 करोड़ 99 लाख 1, 2 करोड़ 99 लाख 2 इंच। किसी की हिम्मत ही नहीं थी इससे ऊपर की बोली लगाने की, जिसकी वजह से तनीषा ने खुद ही बोली लगाई। 3 करोड़ 5 लाख, 5 करोड़ 99 लाख। उस आदमी ने फिर बिड किया। इस बार तनीषा कुछ नहीं बोली। 5 करोड़ 99 लाख 1, 5 करोड़ 99 लाख 2, 5 करोड़ 99 लाख 3। ये ब्लू जेड रिंग आज से आपकी हुई नंबर 25। होस्ट ने इतना कहकर तनीषा को स्टेज पर बुलाया और नंबर 25 की तरफ से एक आदमी उठकर आया जो शायद एक असिस्टेंट की तरह लग रहा था। तनीषा ने स्टेज की तरफ जाते हुए अपना फीनिक्स जेड अपने टॉप से बाहर लटका दिया, जिस वजह से वो साफ दिख रहा था। जब तनीषा स्टेज पर गई तब उस आदमी की नज़र तनीषा के चेहरे से होते हुए उसके फीनिक्स जेड पर गई और एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई। उस आदमी ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ तनीषा की तरफ देखा, जो उस आदमी के एक्सप्रेशंस को उसे पता लगे बिना देख रही थी। उस आदमी ने तनीषा के हाथ से वो रिंग का बॉक्स लिया और वो जल्दबाजी दिखाते हुए टेबल 25 के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जल्द ही ऑक्शन खत्म हो गया और बैक स्टेज जाकर तनीषा ने उस होस्ट को पैसे दिए उसकी हेल्प के बदले। तनीषा जब बाहर निकली तब एक आवाज उसके पीछे से आई, यंग मिस। तनीषा ने पीछे पलट कर देखा। उसके सामने वही आदमी था जो स्टेज पर उससे रिंग लेकर गया था। तनीषा अपने चेहरे पर सॉफ्टनेस लाई और बोली, क्या आप मुझे बुला रही हैं? वो आदमी तनीषा के सामने आकर खड़ा हुआ और उसके सामने झुका। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, प्लीज। वो आदमी तनीषा की बात बीच में ही काटते हुए बोला। तनीषा उस आदमी के पीछे चलने लगी जैसे वो इन सब से अनजान हो, मगर सच्चाई भी यही थी कि तनीषा सच में नहीं जानती थी कि वो किससे मिलने जा रही है। वो बस इतना जानती थी कि आज उसे आहूजा फैमिली में एंट्री मिलने वाली है और ये भी कि वो आदमी जो उससे मिलने वाला है वो आहूजा फैमिली से ही है, मगर कौन ये वो नहीं जानती थी।
वो आदमी उसे एक कार के पास लेकर गया और उसने उस कार का डोर खोल दिया। तनीषा उस कार को पहचान गई। ये कार लिमिटेड एडिशंस में से एक थी। ये किसी भी नॉर्मल और एबनॉर्मल कार से अलग थी। तनीषा उस कार के अंदर गई। उसे वहां एक आदमी दिखा जो लगभग उस बाहर वाले आदमी के बराबर ही था, बस फर्क इतना था कि उस आदमी को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो आदमी आज भी बहुत यंग लग रहा था। तुम्हारा नाम? उस आदमी ने तनीषा से पूछा। तनीषा, मगर आपको मुझसे क्या काम है? तनीषा ने पूछा। पूरा नाम? उस आदमी ने तनीषा की बात को इग्नोर करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, तनीषा ने एक कोल्डनेस के साथ कहा। ये जेड क्या है, तुम जानती हो? उस आदमी ने तनीषा के जेड की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, बस इतना जानती हूँ कि जब से होश संभाला ये मेरे पास है, और अगर इस जेड के पीछे है तो मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूंगी, ये मैं आपको क्या किसी को भी नहीं दे सकती, तनीषा ने कहा। और ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? उस आदमी ने एक और सवाल किया। मेरी मासी ने कहा था कि ये मेरी माँ की है, जो मेरे पिता ने उन्हें शादी के बाद पहनाई थी, तनीषा ने जवाब दिया। और ये जानते हुए भी तुम इसे डोनेट करने जा रही थी? उस आदमी ने थोड़ी नाखुशी से पूछा। हाँ, मगर आपको इससे क्या? अब ये आपकी है और मुझे चलना चाहिए, तनीषा ने कहा और उसका हाथ कार के दरवाजे की तरफ गया ही था कि आवाज आई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना जाने की सोचना भी मत, उस आदमी ने कहा। मगर आप क्या करेंगे मेरी पर्सनल बातें जानकर? तनीषा ने भी नाखुशी से पूछा। वही जो तुम करोगी, इन बातों को मुझसे छुपाकर, उस आदमी ने कहा। मैं कुछ छुपा नहीं रही, सच्चाई तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती अपने बारे में, तनीषा ने कहा। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में नहीं, इस रिंग को डोनेट करने के रीजन के बारे में पूछ रहा हूँ, आदमी ने कहा। तनीषा कुछ देर शांत रही और फिर कहा, इसे देने वाले ने न मेरी माँ का साथ निभाया न मेरा, तो बेहतर है कि मैं इसे डोनेट करके किसी का अच्छा कर दूं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आपको इस रिंग से मतलब होना चाहिए। उस आदमी के चेहरे पर उदासी आ गई। उसने उसी उदासी से तनीषा की तरफ देखा। टू बी कंटिन्यू। CH14 आहूजा मेंशन की धमाकेदार एंट्री। अब आगे। तुम्हारे मन में पहले कभी ख्याल क्यों नहीं आया इसे डोनेट करने का या बेचने का? आदमी ने पूछा। उससे आपको क्या? आप ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या जानना है आपको यही न कि मैंने पहले ये रिंग क्यों नहीं बेची? इसका रीजन ये है कि जिन्होंने मुझे बचपन में अकेला छोड़ दिया था, उन्होंने 5 साल पहले मेरी स्टेप आंटी के साथ मिलके मुझे मारने की कोशिश की थी, या कहूँ कि ऑलमोस्ट मार ही दिया था, जिस वजह से मुझे ये देश छोड़कर जाना पड़ा। और कुछ दिन पहले ही मैं वापस आई हूँ किसी काम के सिलसिले में, और मैं अब यहाँ से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। इसीलिए ये आखिरी चीज डोनेट करके मैं लौट जाना चाहती हूँ। मिल गया आपको जवाब। अब क्या मैं जा सकती हूँ? तनीषा झूठी फ्रस्ट्रेशन का नाटक करते हुए कहा। उस आदमी की आंखें नम हो चुकी थी और वो हैरान भी था। तनीषा ने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही उस आदमी ने उसे खींचकर अपने गले से लगा दिया। तनीषा, मेरा बच्चा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, डैडी लव्स यू लॉट। मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने तो खुद तुम्हें तुम्हारी आंटी को सौंपा था, क्योंकि तुम्हारी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश थी। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मेरा विश्वास करो, प्लीज मेरा विश्वास करो। मैंने न कभी तुम्हें और न ही तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ा। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ थी। तनीषा ने आज से पहले कभी अपने पिता को नहीं देखा था, इसीलिए उसकी यादों में भी कभी उनका चेहरा नहीं था। तनीषा को लगा था कि ये उसका कोई रिश्तेदार होगा, मगर ये उसके अपने सगे पिता निकलेंगे, ये कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मगर वो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर थी। उसने अपनी एक्टिंग बरकरार रखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ये क्या बकवास है, दूर हो जाइए मुझसे। और इतना बोलकर तनीषा ने उन्हें धक्का दे दिया। जिया ने अविश्वास का नाटक करते हुए कहा, आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी,
हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं न, क्योंकि अगर मेरे असली पिता मेरे सामने होते तो अब तक खुद अपने हाथों से मुझे मौत के घाट उतार दिया होता। एक तनिषा, ये क्या कह रही हो तुम मेरा अपना खून हो, मेरी एकलौती बेटी, मैं भला तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मेरी बेटी हो तुम। बोलने से पहले जरा 10 बार सोचो कि तुम कह क्या रही हो। मैं बाप हूँ तुम्हारा, कोई जल्लाद नहीं, उस आदमी ने कहा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्दी याद नहीं आ गया आपको, आप बाप है मेरे। मुझे तो लगा था कि आप सच में जल्लाद है, तनिषा ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। तनिषा की आंखों में झूठे आंसू तैर रहे थे इस वक्त, मगर न जाने क्यों उसे लग रहा था उसके सामने बैठा इंसान सच्चा है। तनिषा की बातें सुनकर उस आदमी ने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे उसे इस वक्त काफी तकलीफ हो रही हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा तनिषा, और न कभी ऐसा चाहा। जब तुम पैदा हुई थी तब हमारे परिवार में हम में से ही कोई छुपा हुआ दुश्मन हम पर छुपकर वार कर रहा था। मुझे कभी मेरी फैमिली के पैसे जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ के साथ आहूजा मेंशन छोड़कर आ गया था। मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तुम्हारा नाम हम दोनों के नाम को जोड़ के बना है, त्रिश और वर्षा। तनिषा, जब तुम 1.5 साल की थी तब तुम्हारी दादी की तबीयत खराब होने लगी और वो चाहती थी कि मैं उनके आखिरी समय में उनके पास रहूं। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को कभी नहीं अपनाया था, इसीलिए मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहता था, मगर तुम्हारी माँ की जिद ने मुझे जबरदस्ती यहाँ दिल्ली वापस भेजा। तुम्हारी दादी के उस वक्त 6 महीने तक हर महीने ऑपरेशन होता था, जिस वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा था। न जाने उस दिन क्या हुआ कि तुम्हारी माँ का मुझे फोन आया, मगर तुम्हारी दादी के पास होने की वजह से मैं वो कॉल रिसीव ही नहीं कर पाया। 10 मिनट बाद जब मैंने कॉल बैक किया तो लगा ही नहीं। मुझे शक हुआ तो मैं सबसे लड़ झगड़ के वापस गया, मगर वहाँ मुझे तुम्हारी माँ अधमरी हालत में मिली और उसने मेरे गाल पर हाथ रखते हुए मुझसे वादा लिया कि जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे दूर रहूं और कोई वास्ता ना रखूं, और तुम्हारी माँ ने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ दिया। मैंने आसपास देखा, तुम मुझे नहीं मिली। मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम एक लॉक्ड कबर्ड में बंद थी, जिसमें शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए रखा था। मैं नहीं जानता कि उसने मुझसे ये करने के लिए क्यों कहा, मगर मुझे इतना पता था कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मासी को सौंप दिया और तुमसे कोई वास्ता नहीं रखा। जब 4 साल पहले मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारी मासी के घर पहुंचा तो पता चला कि उनका देहांत हुए 1 अरसा हो गया है और तुम भी मर चुकी हो एक एक्सीडेंट में। उस दिन मेरी जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद भी नर गई थी, मगर आज जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरी तनिषा हो। और फिर ये रिंग और ये फीनिक्स जेड जो मैंने तुम्हारे गले में तब डाला था जब तुम्हारी मासी के पास छोड़ा था, तब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, अपने पिता को अकेला मत छोड़ो और मेरे साथ चलो मेरे घर, हमारे घर। तनिषा ने शांति से सारी बातें सुनी। मेरी माँ को किसने मारा? उसने गुस्से से पूछा। मैं भी यही पता लगाना चाहता हूँ और इतने सालों से एक यही मकसद लिए जी रहा हूँ, मगर सच कहूँ तो मुझे नहीं समझ आता मैं किस पर शक करूँ, क्योंकि सब मेरे अपने हैं और मैं नहीं जानता कोई क्यों मरना चाहेगा तुम्हारी माँ को आखिर क्या? तनिषा ने हाथ दिखाकर त्रिश आहूजा को बोलने से रोक दिया। मैं आपके साथ आऊंगी मगर अपने माँ के कातिल को ढूंढने के लिए, तनिषा ने कहा। तुम मेरे पास रहोगी, इससे बढ़कर फिलहाल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। त्रिश आहूजा ने ड्राइवर से गाड़ी आहूजा मेंशन की तरफ घुमाने को कहा। तनिषा ने देखा आसपास की बहुत सारी गाड़ियां उनके पीछे आने लगी है। वो बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास एक घेर बना रखा था। 40 मिनट बाद तनिषा एक आलीशान महल जैसे घर के पास पहुंची। वो घर इतना बड़ा था कि शायद अगर वो थोड़ा और लंबा होता तो ऐसा लगता मानो वो अब आसमान छूने लगेगा। तनिषा ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर त्रिश आहूजा की तरफ देखा और कहा, क्या यहाँ के लोग मुझे अपनाएंगे? त्रिश आहूजा ने तनिषा के सर पर हाथ फेरा और कहा,
तुम्हारे दादाजी ने भले ही तुम्हारी माँ को कुछ खास पसंद न किया हो मगर वो तुम्हारी माँ से कभी नफरत भी नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत अच्छी थी मगर उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया है। उनके पास अब भी तुम्हारी जन्म की तस्वीरों की एल्बम रखी हुई है और उनके अलावा अगर तुम्हें कोई नहीं भी अपनाता तो वो उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। इतना बोलकर तनीषा के डैड कार से उतरे और तनीषा भी उतरी और उस घर को देखते हुए बोली, लेट दी गेम बिगिंस। और इतना बोलकर उसने एक डेविलिश स्माइल दी और अपनी आंखों में भरे झूठे आंसू को अपनी उंगली में भरकर हटा दिया। त्रिश आहूजा आए और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। तनीषा अपने डैड के साथ घर की एंट्रेंस पर पहुंची और वहां घर के सारे लोग इकट्ठा थे जिन्हें त्रिश आहूजा के असिस्टेंट ने बुलाया था। वहां कोई नहीं था तो वो थे विश्ववर्धन आहूजा, तनीषा के दादाजी। त्रिश का असिस्टेंट उन्हें बुलाने खुद उनके रूम में गया और उन्हें बुलाकर ला ही रहा था कि त्रिश खुशी की वजह से जोर से बोले, डैड कहाँ हो आप? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ आज। CH-15 ड्रामेटिक फैमिली एंड मानव का कॉल। अब आगे तुम बुढ़े कहीं के, ये कहीं तुम्हारा कोई मजाक तो नहीं? अगर है तो बहुत प्यारा मजाक है। इतना बोलकर विश्ववर्धन आहूजा तनीषा की तरफ बढ़ने लगे। तनीषा को उनकी आंखों में अपने लिए अपनापन महसूस हो रहा था मगर वो यहाँ सिर्फ उस तनीषा का बदला लेने आई थी जो उसकी जगह मरी थी। वैसे भी ये लोग उसके अपने नहीं थे। तनीषा ने अपनी एक्सप्रेशन लेस आंखों में मासूमियत भरी और अपने दादाजी की तरफ देखने लगी। विश्ववर्धन जी आगे आए और उसके सर पर हाथ रखा ही था कि तनीषा बेमन से झुकी उनके पैर छूने के लिए क्योंकि आज से पहले वो किसी के सामने झुकी नहीं थी मगर उसे ये करना पड़ा मगर उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, बेटियां पैरों पर झुकाने के लिए नहीं, सर आंखों पर बैठाने के लिए होती है मेरी बच्ची। विश्ववर्धन जी आंखों में आज दूसरी बार आंसू थे। वो आंसू जो तब भी नहीं आए थे जब उनकी अपनी बीवी की मृत्यु हुई थी। डैड आप आज दोबारा रो रहे हैं, वो भी तनीषा के लिए। मुझे याद है आप पहली बार तब रोए थे जब तनीषा हुई थी और उस दिन के बाद अब। त्रिश आहूजा ने कहा, तुम क्या मुझे इमोशनल फूल बोल रहे हो? थोड़ी शर्म करो, बाप हूँ मैं तुम्हारा। और कौन रो रहा है? मैं नहीं रो रहा, उन्होंने थोड़ा भड़कते हुए कहा। तनीषा ने उन्हें देखकर यूं ही डरने का नाटक करते हुए अपना कदम पीछे लिए। डैड आप भड़क क्यों रहे हैं? देखिए आपने मेरी बच्ची को डरा दिया, तनीषा के डैड ने कहा। तुम चुप करो, दादाजी ने अपने बेटे से कहा और फिर प्यार से तनीषा की तरफ देखा। मेरी बच्ची, इस घर में एक तुम ही हो जिसे मुझसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी तनीषा हो, दादाजी ने प्यार से तनीषा से कहा और फिर आंखें तरेरते हुए अपने बेटे की तरफ देखा। तुमने मुझसे झूठ कहा था 4 साल पहले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही पोती को मुझसे दूर करने की? उन्होंने गुस्से से कहा। डैड हम इस बारे में अकेले में बात करेंगे, उन्होंने कहा और दादाजी समझ गए कि बात उतनी सीधी नहीं है, इसीलिए वो कुछ वक्त के लिए शांत हो गए। फिर उन्हें एहसास हुआ उनके अलावा तनीषा के आने पर किसी ने खुशी जाहिर नहीं की है। उन्होंने जोर से अपनी लाठी जमीन पर मारी और चिल्लाते हुए कहा, तुम सबको क्या हुआ है? क्या तुम लोग खुश नहीं हो मेरी पोती को देखकर? मेरी पोती घर आई है, पहली बार उसका स्वागत करो। ये आहूजा मेंशन है, यहाँ खुशी के पलों में मातम का माहौल क्यों फैला रखा है तुम नामुरादों ने? उन्होंने गुस्से में सबसे कहा। तनीषा मन में बोली, हाँ हाँ मातम तो छाएगा ही, इनकी मौत जो चलकर आई है इनके सामने। चलो इतने तो पता चल ही गया कि मेरे लिए खुश तो कोई नहीं है, अब इन्हें रास्ते से हटाने में मुझे परेशानी नहीं होगी। सुमित्रा आहूजा आगे आई और बोली, नहीं नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आप जितनी ही खुश हूँ, बस मौका नहीं मिला अपनी खुशी जताने का। और इतना बोलकर वो तनीषा की तरफ बढ़ी। मेरी फूल सी बिन माँ की भतीजी कैसे काटे तुमने इतने साल हम सबके बिना? तुम्हारी कमी इन सालों में हर रोज खलती थी इस घर में, अब तुम आ गई हो तो इस घर की रौनक लौट आई है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन आलिया ने याद किया है। वो हमेशा मुझसे कहती थी काश माँ मेरी दीदी मेरे साथ होती। तनीषा को तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उनके मुंह में वोमिट कर दे। इतनी वाहियात एक्टिंग स्किल्स, ओ गॉड।
तनीषा खुद में बड़बड़ाई। कहाँ है मेरी छोटी बहन? तनीषा ने इतना पूछा ही था कि नंदिता जी, जो कि तनीषा की चाची थी और जिन्हें सुमित्रा जी को सुनकर चिढ़ हो रही थी, वो बोली, और कहाँ होगी, शाम का वक्त है बेटा, तुम्हारी प्यारी बहना तो अभी क्लब में पार्टी कर रही होगी। वो तो तुम्हें घर पर सिर्फ दिन पर ही मिल सकती, 2 घंटे के लिए, क्योंकि बाकी वक्त या तो वो सोती है या फिर पार्टी करती है। सुमित्रा जी को नंदिता जी पर बहुत गुस्सा आया। नंदिता जी फिर बोली, बेटा तुम्हें तो सबसे ज्यादा मेरे बेटे ने याद किया। रोनित, वो तो बस दिन रात कहता था मुझसे कि काश मेरी कोई ऐसी बहन होती जो मुझे सबकी डांट से बचाती और मेरे साथ खेलती। तनीषा ने उनकी बातें सुनी। उसे सब इस घर में अपना उल्लू सीधा करने वाले लग रहे थे। ओ तो कहाँ है मेरा भाई? तनीषा झूठी मुस्कुराहट से पूछा। और कहाँ होगा बेटा, पढ़ाई में डूबा रहता है बस, नंदिता जी ने बात बनाते हुए कहा। अच्छा भाभी, मगर रोनित को तो मैंने कार रेसिंग के लिए जाते देखा, सुमित्रा जी ने टॉन्ट मरते हुए कहा। बस करो तुम दोनों, और तुम्हारे बच्चों को संभाल के रखो, वरना मैं अगर संभालने में आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अनुज जी, तनीषा के चाचा, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो चाहते भी नहीं थे। उन्होंने अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दादाजी ने जब उन्हें जाते देखा तो वो बड़बड़ाए, नालायक। हर्षित जी, तनीषा के दूसरे चाचा और नंदिता जी के पति, ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजाई और वो तनीषा की तरफ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेलकम होम बेटा, तुम अब इस घर में आ ही गई हो तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है और तुम पर खतरे भी, उन्होंने लास्ट लाइन दबी आवाज में कही थी, जिसे तनीषा ने सुन लिया, मगर उसने यही दिखाया जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, और इतना बोलकर वो वहां से हट गए। अमितेश, घर जमाई और सुमित्रा के पति, एक अजीब मुस्कुराहट लेकर तनीषा की तरफ आए और कहा, तुम कितनी सुंदर हो गई हो तनीषा, बिल्कुल भाभी पर गई हो, वो भी काफी सुंदर थी। त्रिश आहूजा को उनका ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तनीषा बच्चा, आओ, अपने डैड के पास आओ, डैड तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाएंगे। दिग्विजय सिंह, नंदिता का भाई जो आहूजा मेंशन में ही रहता है, वो बस तनीषा को ही घूरे जा रहा था अजीब निगाहों से। तनीषा अपने डैड के पास बढ़ी और वो उसे लिफ्ट की तरफ ले गए, क्योंकि उस घर में सीढ़ियां तो इतनी थी कि एक फ्लोर उतरने में हालत खराब हो जाए। विश्ववर्धन जी भी उन्हीं के साथ बढ़े। उस घर में और लोग थे जो विश्ववर्धन जी के भाई के बच्चे और उनके भतीजे थे, मगर वो लोग कभी कभार ही वहां रहने आते थे। तनीषा जब 6th फ्लोर पर अपने रूम में पहुंची तो उसे हैरानी हुई। तनीषा, ये तुम्हारा रूम है जो मैंने तुम्हारे लिए तब रेडी करवाया था जब मैं तुम्हें लेने आ रहा था 4 साल पहले, मगर मेरी उम्मीद टूटने के बाद भी मैंने ये रूम जो मैंने खुद सजाया था तुम्हारे लिए, उसे किसी को नहीं दिया और अक्सर तुम्हें याद करते वक्त में यही आ जाया करता था, तनीषा के डैड ने कहा। नालायक, तुम भूल गए, मैंने भी तुम्हारे साथ ये रूम मिलकर सजाया था। तुम मेरी पोती के सामने मुझे नकारा बता रहे हो, दादाजी हल्के गुस्से में बोले। अपने बस मुझे आर्डर दिए थे, काम सारा मैंने अपने हाथों से किया था डैड, झूठी तरफ क्यों बटोरना चाहते हैं आप, तनीषा के डैड ने कहा। और विश्ववर्धन जी ने किसी बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। तनीषा का रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत था और बड़ा इतना था तनीषा के फ्लैट जैसे 3 फ्लैट वहां आ जाए। विश्ववर्धन जी अचानक से बोले, देखो अब मैं उस गोयल बुढ़े को बुलाकर चिढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा मेरी पोती मेरे पास आ गई है, उन्होंने कहा तो त्रिश जी ने लाचारी में अपनी गर्दन हिला दी। तुम आराम करो बेटा, इतना सुनते ही तनीषा रूम के अंदर चली गई। और उसके जाते ही विश्ववर्धन आहूजा का एटीट्यूड एकदम से बदल गया। कहाँ थी मेरी पोती अब तक, उन्होंने गुस्से से अपने बेटे से पूछा। त्रिश जी उन्हें लेकर उनके रूम के फ्लोर की तरफ बढ़ गए। रूम में तनीषा, आखिर इतने बड़े घर में कौन है मेरा दुश्मन, जल्द पता लगाना पड़ेगा, अब तो डॉट है बाजी, अब मैं खेलूंगी और पयादे ये सब बनेंगे, मगर उससे पहले मुझे दादाजी और डैड को मुट्ठी में करना होगा, क्योंकि चाल मेरी होगी और खिलाड़ी ये होंगे। तनीषा सोच ही रही थी इतना कि उसका फोन बजा। कॉल मानव का था।
उसे मन नहीं था उठाने का, मगर उसने उठा ही लिया, वरना वो उसे बार बार कॉल करता। तो कैसी हो तुम, क्या कर रही हो? मानव ने सॉफ्ट टोन में पूछा। मर्डर कर रही हो? तुम्हें भी करवाना है अपना तो आ जाओ, वरना मेरा दिमाग मत खाओ। बाय। तनीषा इतना बोलकर कॉल काटने वाली थी कि मानव बोला, तो कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी फैमिली? तुमने आदमी लगाए हैं मेरे पीछे? तनीषा ने पूछा। अगर मैं ऐसा करता तो क्या तुम्हारी नजरों से बचता? मानव ने सीधा जवाब दिया। टू बी कंटिन्यू। C816। तनीषा ने लगाई चिंगारी। अब आगे। तुमने मेरे पीछे आदमी लगाए हैं? तनीषा ने कोल्डली पूछा। तुम्हें नहीं लगता अगर मैं कुछ ऐसा करता तो तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाता? और वैसे भी अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ, अगर तुम्हें मालूम भी हो, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मानव ने बहुत कैजुअली से कहा, जैसे ये काम उसके लिए काफी आसान हो। ओ रियली? तनीषा ने सरकासम पूछा। रियली? जस्ट गिव इट अ ट्राई देन आई विल शो यू कि मैं कितनी ज्यादा बुरी हो। तनीषा ने ये बात ऐसे कही थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसके सामने होता तो शायद अब तक डर से ही मर जाता, मगर फर्क यही था कि वहाँ नॉर्मल इंसान नहीं, मानव रायचंद था। तनीषा की बात सुनकर मानव को वो और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। आखिर वो इकलौती ऐसी इंसान थी जो मानव से बाल बराबर भी नहीं डरती थी, ऊपर से उल्टा उसे धमकी देती थी, ऊपर से उसे कामवाली बाई और न जाने कह के टॉट मारती थी। मानव को उसका ये एटीट्यूड काफी पसंद था। ऐसी बात नहीं थी, उसने आज से पहले किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। उसने बहुत सी फीमेल फाइटर्स को देखा था जिनमें जिद और गुस्सा कूट कूट कर भरा होता था, मगर तनीषा न जाने उसे सबसे अलग लगती थी। उसकी हर बात में उसे एक अलग ही तरह का स्पार्क दिखता था। मानव ये सब सोच ही रहा था कि वो अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, फिर तो मैं बड़ी शिद्दत से देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। मानव ने ये बात बिल्कुल तनीषा से उसी के लहजे में कही। सो जस्ट बी रेडी, मैं तुम्हें ये देखने का मौका बहुत जल्द दूंगी, बस दुआ करना कि मेरी बुराई देखने वाला तुम न हो कि कोई और हो। तनीषा ने कहा और कॉल कट कर दिया। मानव ने फोन की तरफ देखा और बड़बड़ाया, मैं तुम्हारा बुरे से बुरा चेहरा भी देखना मंजूर है तनीषा। तनीषा ने कॉल कट किया और उसकी नज़र उसके बेड साइड टेबल पर रखे फ्रेम पर पड़ी। उसने उस फ्रेम को उठाया, न जाने क्यों उसे उस फ्रेम पर लगी औरत से कनेक्शन सा फील हुआ। फिर उसने कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाई और देखा कि उस औरत ने एक बच्चा हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरी फोटो में उसके डैड और वो औरत एक बच्चे को पकड़े खड़े थे। उसे अब समझते देर न लगी कि ये उसकी माँ थी, जिसे आज उसने पहली बार देखा था। उसने वो फ्रेम टेबल पर रखा ही था कि डोर नॉक होने की आवाज आई। वो आगे बढ़ी और उसने डोर खोला। सामने दिग्विजय खड़ा था, नंदिता का भाई। जी कहिए, तनीषा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। दिग्विजय ने तनीषा के चेहरे से टपकती मासूमियत को देखा और उसे देखता ही जा रहा था। तनीषा उसकी अजीब नजरों खुद पर महसूस कर रही थी। हेलो। नीचे हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी, दिग्विजय ने कहा। आप? पूछा। कौन? तनीषा ने कंफ्यूजन में डोर खोला। सामने दिग्विजय खड़ा था, नंदिता का भाई। जी कहिए, तनीषा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। दिग्विजय ने तनीषा के चेहरे से टपकती मासूमियत को देखा और उसे देखता ही जा रहा था। तनीषा अजीब नजरों खुद पर महसूस कर रही थी। हेलो। नीचे हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी, दिग्विजय ने कहा। आप? कौन? तनीषा ने कंफ्यूजन में पूछा। मैं रोनित का मामा, और आज से तुम अपना भी समझ सकती हो। उसने ये बात बहुत अजीब तरह से कही थी। तनीषा ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और सामने से आती मेड को देखा और चुप ही रही। उसका मन किया था कि वो दिग्विजय की आंखें फोड़ दे, मगर वो ऐसा तब करना चाहती थी कि जब कोई उसे कसूरवार न समझे। तनीषा कुछ नहीं बोली और एकदम चुप खड़ी रही। दिग्विजय ने अपना हाथ उसके शोल्डर्स की तरफ बढ़ाया ही था कि वहां पर मेड पहुंच गई और उसने तनीषा से कहा, यंग मिस हेड,
विश्ववर्धन आहूजा आपको बुला रहे हैं। तनीषा ने एक नज़र दिग्विजय की तरफ डाली और उसे एक्सप्रेशनलेस लुक दिया। दिग्विजय उसके इस लुक को समझ नहीं पाया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वो अब बहुत करीब से तनीषा के निशाने पर है। तनीषा मेड के पीछे पीछे जाने लगी और लिफ्ट में एंटर हुई। कुछ ही देर में वो 7 फ्लोर पहुंचे जहां विश्ववर्धन जी का रूम था। जैसे जैसे वो कमरे के पास जाते जा रही थी वैसे वैसे उन्हें हंसी की आवाजें आते जा रही थी। वो रूम के पास पहुंची और मेड ने डोर नॉक किया। आ जाओ, दादाजी ने कहा। उनकी आवाज सुनते ही मेड ने तनीषा को हाथ से अंदर जाने का इशारा किया। तनीषा अंदर एंटर हुई और देखा कि उसके दादाजी के पास एक उन्हीं का हमउम्र इंसान बैठा हुआ था और उसी को देख रहा था। आओ मेरी बच्ची, उन्होंने तनीषा से कहा और फिर अपने हमउम्र इंसान की तरफ देखते हुए कहा। देखा है न मेरी पोती प्यारी, देखो ये नातिन से ज्यादा प्यारी है, दादाजी ने कहा। उसने उन्हें ग्रीट किया और उन्हीं की तरफ देखने लगी। सच कहा, तुमने ये कुछ ज्यादा ही प्यारी है, इतनी कि मुझे लगता नहीं कि ये तेरे परिवार की है, उन्होंने दादाजी को टॉन्ट मारते हुए कहा। बुढ़ो, क्या मतलब है तेरा? मुझे पता है तू जल रहा है क्योंकि जल कुकड़ा है। मानव तुझे तेरी नातिन से मिलने नहीं देता न, इसीलिए तू जल रहा है, तनीषा के दादाजी ने कहा। मानव का नाम सुनते ही तनीषा के कान खड़े हो गए और आंखें छोटी। इतनी बड़ी बात से मैं अनजान थी और वो आदमी, इसका मतलब है कि वो मेरी आइडेंटिटी जानता था। इसकी तो तनीषा मन में बड़बड़ाई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जल रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तनीषा न तुझ पर न ही तेरे बेटे पर गई है, वो बिल्कुल हमारी वर्षा पर गई है। उसके चेहरे की मासूमियत बिल्कुल वर्षा जैसी है, मिस्टर गोयल ने कहा। दादाजी ने मिस्टर गोयल के पैर पर लाठी से मारा और तनीषा से कहा, बेटा ये मेरा दोस्त है और हाँ, तुम इसे नाना बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ की भागा कर शादी इसी शैतान ने करवाई थी, दादाजी ने कहा। तनीषा ने एक प्यारी सी झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई। नमस्ते नाना जी। मिस्टर गोयल ने तनीषा को इशारा करके अपने बगल में बैठने को कहा। पता नहीं क्यों पर उन्हें तनीषा जितनी प्यारी लग रही थी उतनी ही मिस्ट्रियस भी। आखिर वो एक टाइम पर अंदर वर्ल्ड के डॉन रह चुके थे। उनकी ताकत भले ही कम हो गई हो मगर उनकी उम्र का तजुर्बा उन्हें तनीषा से कुछ अलग सी वाइब्स दे रहा था। मगर वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो भी जानते थे कि तनीषा इतने सालों से अपने परिवार से दूर रही थी, तो इतने में उन्हें उसका अलग होना उन्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगा, बल्कि अजीब तो उन्हें तनीषा की वो झूठी मुस्कान लगी। बेटा तुम इतने साल कहाँ रही? उन्होंने पूछा। तनीषा बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने बिना डरे कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी अपने भाई के साथ। वो आगे कुछ पूछते उसे पहले ही उसके दादाजी बोल पड़े, मगर यहाँ तुम्हारे मरने की खबर कैसे फैली हुई थी? जब हमने तुम्हारे पिता को 4 साल पहले तुम्हें लेने भेजा था तब तुम्हारी आंटी के घर से हमें खबर मिली थी कि एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी आंटी और तुम्हारी आंटी का बेटा मर चुके हो। दादाजी ने क्यूरियस होते हुए पूछा क्योंकि उनका नालायक बेटा उन्हें बस टाले जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, आपको अंधेरे में रखा गया है दादू। ये सब झूठ है, तनीषा ने अपनी मीठी आवाज में कहा। तनीषा बस उन्हें खुद की तरफ करना चाहती थी। मेरी बच्ची क्या कहा तुमने? दादाजी ने आंखों में चमक लिए पूछा। ये सब झूठ है, तनीषा ने दोबारा कहा। नहीं, उससे पहले, दादाजी ने फिर कहा। ऐसा कुछ नहीं था, तनीषा ने कहा, बात घुमाते हुए। अरे नहीं, उसके बाद, उन्होंने फिर कहा। आपको अंधेरे में रखा गया है दादू, तनीषा ने कहा। एक बार फिर कहो, क्या कहा तुमने मुझसे? दादू, तनीषा ने हल्की हिचकिचाहट और अपनी मीठी आवाज में कहा। मेरी बच्ची, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए मैं कितना तरसा हूँ, दादाजी ने बड़े प्यार से कहा। मगर क्यों दादू, आपको तो रोनित और आलिया भी ऐसे ही बुलाते होंगे, तनीषा ने अपने आंखों को झपकाते हुए पूछा। उन नालायकों की इतनी हिम्मत नहीं है और न ही वो मुझे तुम जितना प्यार से बुलाते हैं,
अगर अभी वो होते तो उनकी जुबान काटकर चील कौवों को खिला देता मैं। वो मुझे जी दादाजी, हाँ दादाजी करके बुलाते हैं, उन्होंने तनीषा से कहा। सॉरी दादू। आई मीन दादाजी, मुझे नहीं पता था, अब से मैं भी आपको ऐसे ही बुलाऊंगी, तनीषा ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हारे मुंह से अपने लिए दादू सुनने ही मुझे अच्छा लगा और मैं तुम्हें ही ये हक दे रहा हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से तनीषा से कहा। मिस्टर गोयल को तो अपने दोस्त पर हंसी और दया दोनों आ रही थी। बुढ़ा बुढ़ापे में सटिया गया है, जो अपनी ही पोती की चाल को नहीं समझ पा रहा है, उन्होंने मन में कहा। मिस्टर गोयल अपना गला साफ करने की एक्टिंग की और कहा, अपना प्यार बाद में लुटा लेना, अभी जो जरूरी बात वो कर रही है वो सुनो। और फिर तनीषा से बोले, तुम बोलो बेटा। दादाजी ने मिस्टर गोयल को घूर कर देखा और बड़बड़ाए, जलनखोर सन की बुड्ढा जी, आप लोगों को सच से अनजान रखा गया है। सच्चाई तो ये है कि आंटी तभी मर चुकी थी जब मैं सिर्फ 10 साल की थी, और मैं जब 16 साल की थी तब मैंने देश छोड़ा था, वो भी नई जिंदगी पाकर। तनीषा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब 5 साल पहले तुम यही थी। हमें 1 साल की देर हो गई, दादाजी मायूसी से बड़बड़ाए। मिस्टर गोयल ने कहा, ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा? तनीषा ने फीकी सी मुस्कान दी और कहा, मुझे लगभग मार दिया गया था। ये सुनकर विश्ववर्धन जी की आंखों में गुस्सा उतर आया और उन्होंने गुस्से से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत की? तुम मुझे नाम बताओ। मुझे बस इतना पता है दादू की मेरी स्टेप आंटी और इस घर से कोई शामिल था मुझे मारने की साजिश के पीछे, तनीषा ने सच्चाई बताते हुए कहा। वो बस दादाजी के मन में अपनों के खिलाफ शक डालना चाहती थी, जिससे वक्त आने पर वो जिस पर उंगली रखे वो बिना सबूतों के गुनाहगार साबित हो जाए। दादाजी अपनी जगह से उठे, इतना बड़ा विश्वासघात किसी को नहीं छोड़ूंगा। दादू आप किस पर शक करेंगे, सब अपने ही तो है, तनीषा ने मायूसी से कहा। CH-17 मानव मिस्टर गोयल पर भारी और अभी ने खोले रात, जिससे हुए सब नाराज। अब आगे जिन्होंने मेरी पोती के बारे में बुरा सोचने की भी कोशिश की है, उन सब पर शक करूंगा, मगर उस इंसान को ढूंढ निकलूंगा जिसने ये काम किया है, दादाजी बोले। सन की बुढ़े शांत हो जा, जल्दबाजी शैतान का काम होती, तू अभी जल्दबाजी करके मेरी फूल सी बच्ची को मुसीबत में डाल देगा, मिस्टर गोयल ने कहा। तू चुप कर बुढ़े, और ये मेरी पोती है, जबरदस्ती की रिश्तेदारी मत बढ़ा अभी से, दादाजी ने कहा। ओए हीरो हीरालाल, तू भूल रहा है ये मेरी बेटी की दोस्त की बेटी है, और इसके इस दुनिया में आ पाने की एक वजह मैं भी हूँ। बीच में तू घुस रहा है। उस वक्त तो तूने मुझसे दोस्ती भी तोड़ ली थी जब मैंने वर्षा और त्रिश की शादी भगा कर करवाई थी, और तनीषा के होते ही गिरगिट की तरह तूने रंग बदला था, न कि मैंने, मिस्टर गोयल ने चिढ़ते हुए दादाजी से कहा। तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, इससे अभी वाली बात का क्या लेना देना, दादाजी ने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन में पटखते हुए कहा। दादू प्लीज आप शांत हो जाओ, नानू सही बोल रहे हैं, अभी अगर आपने कुछ किया तो सब अलर्ट हो जाएंगे और फिर कभी कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, तनीषा ने भोली सी सूरत बनाकर कहा। तेरी वजह, तूने ही फुसलाया है मेरी पोती को खुद की तरफ करने के लिए, दादाजी ने गुस्से से मिस्टर गोयल से कहा। मैंने क्या किया, मिस्टर गोयल ने अपने हाथ फैलाते हुए पूछा। तनीषा बच्चे तुम जाओ और आराम करो, दादाजी ने तनीषा से प्यार से कहा। तनीषा खड़ी हुई और वहां चुप होकर चली गई। उसके जाते ही मिस्टर गोयल ने कहा, बुढ़े तुझे याद है ना 4 साल पहले मैंने तनीषा से तुझसे क्या पूछा था, तो अब वक्त आ गया है कि तू एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। दादाजी कुछ सोचे और कहा, पहले तुझे अपने गुस्सैल नाती से बात करनी चाहिए, और वैसे भी वो कितना बड़ा जल्लाद है और मेरी तनीषा कितनी भोली भाली, वो बेचारी तो उसकी एक आवाज से ही बेहोश हो जाएगी। ओके दैट्स फन्नी, ऐसा सपने मैं हाई होगा, दादाजी ने अपनी पोटी को कुछ ज्यादा हाई अंडर एस्टिमेट कर दिया। बेहोश होगी, बुढ़े तेरी आंखें कमजोर हो गई है, मगर जो मैं देख पा रहा हूँ न वो बस मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। मुझे तो लगता है कि दुनिया में एक यही तो उसे सुधार सकती है,
मैंने 4 साल पहले तो यूं ही ये बात कही थी, मगर अब मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि यही मेरे मानव को जिंदगी जीने का मतलब सिखाकर सुधार सकती है। और हाँ, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाला, समझा? अब मेरा आखिरी आर्डर है। तनीषा पर थोड़ा हक मेरा भी है, मिस्टर गोयल ने कहा। दादाजी कुछ नहीं बोले। इनफैक्ट उन्हें इस मामले की कोई चिंता नहीं थी। उनके दिमाग की जंग तो अपने घर में छिपे विबसड़ के बारे में चल रही थी। उन्हें इस वक्त सब पर शक था। तनीषा अपने रूम में पहुंची और जाकर अपने काम पर लग गई। उसने अनन्या को कॉल किया और अपना सारा सामान आहूजा मेंशन मंगाया। शाम को तब वो डिनर टेबल में पहुंची तो पाया कि उसके प्यारे प्यारे भी बहन वहीं पर बैठे हैं, मगर उनके चेहरे बहुत उतरे हुए हैं। रोनित और आलिया एक दूसरे को बिल्कुल नहीं करते हैं, ये उनके चेहरे ही साफ बता रहे हैं। दोनों की उम्र लगभग एक ही सी है, 20 साल। आलिया की 3 साल छोटी बहन है जिसका नाम अलीशा है, और रोनित एक छोटा भाई जो उससे काफी छोटा है, लगभग 10 साल का। वो काफी क्यूट लग रहा था, उसका नाम अवी था। जब तनीषा टेबल की तरफ आई तो उसके दादू, उसके डैड और एक अवी एक चेहरे पर उसे देखकर मुस्कान आई थी। बाकी तो वैसे ही थे जैसे उसे उम्मीद थी। अवी चेयर से उठा और भागकर तनीषा के पास आया। आप मेरी बड़ी बहन हो, मेरी तनीषा दीदू। तनीषा ने उसे देखा और घुटनों पर बैठ गई और अवी के बाल बिगड़ते हुए कहा, हाँ, क्या आप मुझे जानते हो? रोनित और आलिया दोनों ही हैरान थे। तनीषा ने अवी के बाल बिगड़े और अवी शांत, ये रोज रोज देखने को नहीं मिलता। अगर तनीषा की जगह आलिया और रोनित होते तो अभी तक अवी ने उनकी शिकायत त्रिश आहूजा या दादाजी से लगा दी होती और उनके काले चिट्टे उनके सामने खोले होते। वो अलग। हाँ, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे बड़े पापा ने सब बताया है आपके बारे में। और आपको पता है मेरी मम, बुआ और भाई बहन आपके आने से बिल्कुल खुश नहीं है, मगर मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप मेरे साथ खेलोगे न? अवी ने कहा। अवी की बात सुनकर सुमित्रा जी, नंदिता जी, आलिया, रोनित और अलीशा सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। अच्छा, मैं एक शर्त पर आपके साथ खेलूंगी, अगर आप मुझे त्रिशु बुलाओगे। प्रॉमिस? तनीषा ने कहा। ओके, बट आप भी मुझे मेरे निकनेम से बुलाओगे, अवी ने कहा। बैठी, तो क्या है आपका निकनेम? तनीषा ने पूछा। अवी। बड़े पापा और दादू के बाद सिर्फ आप मुझे मेरे निकनेम से बुला सकते हो, अवी ने कहा। ओके अवी, यू आर सो क्यूट, तनीषा ने फिर से उसके बाल बिगड़ते हुए कहा। अवी ने तनीषा का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल वाली चेयर के पास लेकर आया। तनीषा अवी और त्रिश आहूजा के बीच में बैठ गई। तनीषा की प्लेट पर मेड खाना लगाने ही वाली थी कि त्रिश आहूजा ने उसे रोक दिया और तनीषा की प्लेट खुद ही लगाने लगे। अवी भी खुशी खुशी खाना खाने लग गया, मगर कुछ तीखी नजरें उसे ही घूर रही थी, क्योंकि उन्हें आज अवी पर काफी गुस्सा आ रहा था। दादाजी के साथ मिस्टर गोयल भी बैठे थे और यो एक एक इंसान को नोटिस कर रहे थे, मगर उन्हें सभी के चेहरों पर तनीषा के लिए नफरत थी, बेहिसाब नफरत। वो दोनों सबको ऑब्जर्व कर ही रहे थे कि उनका फोन बजा। कॉल मानव का था। उन्होंने कॉल रिसीव किया और पूछा, मिस्टर गोयल, मेरी बहन मेरे घर पर नहीं है, क्या आपने हिम्मत की उसे यहाँ से ले जाने की? मानव ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज सुनकर उनके होश ही उड़ गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मानव यहाँ वापस आने वाला है। मानव की बात सुनकर उनके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। तुम इतनी जल्दी आ गए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, मैं आराध्या को अपने घर नहीं लेकर गया, मैं तो उसे बस हाँ आहूजा मेंशन लेकर आया हो तनीषा से मिलवाने। तुम भी क्यों नहीं आ जाते यहाँ? तुम भी मिल लेना तनीषा से। उन्होंने ये बात मानव को सिर्फ खुद पर यकीन दिलाने के लिए कही थी, मगर मानव की दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके, आप इतना इंसिस्ट कर रहे तो मैं अभी आ रहा। और इतना बोलकर मानव ने झट से कॉल काट दिया। हेलो, मिस्टर गोयल घबरा गए और उन्होंने जल्दी से फोन मिलाया। जल्दी से आराध्या को आहूजा मेंशन लेकर आओ, अभी इसी वक्त। और इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। टू बी कंटिन्यू। CH18। अवी चुप हो जा। हाँ, अच्छा हुआ।
अब देख वो राक्षस तेरा उसके घर में आना जाना भी बैन करवा देगा, दादाजी ने हंसते हुए कहा। पागल बुढ़े, तुझे मजा आ रहा है, मेरी जान सुख रही है। वो मानव है, मानव कब क्या कैसे कर दे कुछ खबर नहीं। पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने जो मुझे इतना निर्दयी नाती मिला है, मिस्टर गोयल ने कहा। क्यों, तेरा एक मुंह बोला नाती भी तो है ही, मानव नहीं तो उसी दूसरे मानव से काम चला ले, दादाजी ने कहा। तनीषा के इतना सुनते ही कान खड़े हो गए। इनफैक्ट उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस मानव से इतना भी क्यों डरते मिस्टर गोयल, जबकि मिस्टर भी तो अंडरवर्ल्ड के डॉन रह चुके हैं और वो भी मानव जितना ही निर्दयी थे। मिस्टर गोयल ने अपनी मुठियां बांधते हुए कहा, तू जानता है अगर वो तेरी बेटी का भांजा नहीं होता तो मैं उसे मुंह तक नहीं लगाता। तू जानता है उसकी माँ ने मेरी बेटी के साथ क्या किया था, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रही है। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी और उनके पति के गले में मानो खाना ही अटक गया। अच्छा अच्छा ठीक है, भड़क मत, खाना खा, दादाजी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। यार अगर आराध्या से पहले मानव पहुंच गया तो मेरा क्या होगा। ये लोग रह कहाँ गए, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, मिस्टर गोयल बड़बड़ाए। तनीषा चुपचाप खाना खा रही थी मगर उसके कान अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। उसे ये जानकर उतनी हैरानी नहीं हुई कि वो बहरूपिया सुमित्रा का भांजा है, क्योंकि उसने उसकी फोटो सुमित्रा के साथ ही देखी थी। कुछ ही देर में आराध्या भागती हुई कुछ लोगों के साथ अंदर आई। नानू, नानू कहाँ हो आप, क्या हुआ आपको? आराध्या की आवाज सुनकर मिस्टर गोयल उठे और आराध्या को अपने पास बुलाया। आराध्या ने उन्हें देखकर चैन की सांस ली, क्योंकि वो तो उनके इस तरह से बुलाने से घबरा ही गई थी। आराध्या जल्दी से उनके पास आई और कहा, नानू आप तो एकदम ठीक हो, फिर ये लोग मुझसे ऐसा क्यों बोले कि आपको हार्ट अटैक आ गया है? आराध्या ने पीछे खड़े आदमियों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। कमबख्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ भी बोलने की? तुम लोग मुझे टाइम से पहले ही मरना चाहते हो, उन्होंने अपने आदमियों से कहा। उनके आदमियों की हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ कहने की, इसीलिए उन्होंने बस अपना सर झुका लिया। वो बेचारे भी क्या ही बोल सकते थे। दफा हो जाओ यहाँ से, उन्होंने कहा और वो लोग उल्टे पांव वहां से निकल लिए। तुम्हारे लोगों को तुम्हारी उम्र में पता है, इसीलिए वो बस तुम्हारी चिंता में इतनी जल्दी आए और तुम हो कि उन्हीं पर बरस रहे, दादाजी ने कहा। मगर मिस्टर गोयल ने उनकी बात इग्नोर कर दी और आराध्या से कहा, तुम्हारा भाई आ रहा, उससे ये बिल्कुल मत कहना कि तुम 2 दिन से मेरे ही पास हो, उससे बोलना कि तुम आज सुबह ही यहाँ आई हो। उसके आदमी अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलेंगे। मेरी बच्ची, अब अपने नाना की जान तुम्हारे हाथ में है। मगर नानू, मैं भाई से झूठ नहीं बोल सकती, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आराध्या ने सर झुकाकर कहा। मेरी बच्ची, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं होता, मिस्टर गोयल ने आराध्या को मनाते हुए कहा। मगर इस झूठ से किसका भला होगा नानू? आराध्या ने इनोसेंटली पूछा। तुम्हारे नानू का, मेरी बच्ची, मेरा भला होगा। तुम अपने नानू के लिए। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से एक दमदार आवाज आई, जिसे सुनकर मिस्टर गोयल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप मेरी बहन को झूठ बोलना सिखाकर। सब लोगों ने उस आवाज को सुनकर पीछे पलटकर देखा तो वो मानव था। अभी अपनी चेयर से उतरा और भागकर मानव के पास गया। पार्टनर, आप आ गए, अभी ने मानव के पैरों को हग करते हुए कहा। मैं आ गया, मानव ने थोड़ी सॉफ्ट टोन में कहा और अभी का हाथ पकड़ लिया। वो अभी को साथ लिए उन लोगों की तरफ जाने लगा और मिस्टर गोयल के पास पहुंचकर आराध्या को देखा और फिर मिस्टर गोयल से कोल्डली कहा, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आप दोनों की कॉल पर बात करना भी बैन करवा दूं? अजीब तानाशाही है, मैंने किया ही क्या है, बस सुबह ही मैं अपनी बच्ची से इतने सालों बाद मिल पाया और अब तुम्हें वो भी रास नहीं है, मिस्टर गोयल ने बात छुपाते हुए कहा। और आप मेरी बहन से मिलकर उसे झूठ बोलना सिखा रहे थे, वो भी मुझसे। आपको शर्म नहीं आई कि आप अपनी ही नातिन को ये सब सिखा रहे हैं? मानव ने गुस्से से एक सख्त चेहरे के साथ कहा। अच्छा, जरा बताओ भला मैं क्यों ऐसा करने लगा?
और मैं किस बात के लिए उसे ऐसा करने के लिए कहूँगा? मिस्टर गोयल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। वो तो अब आराध्या ही बताएगी, मानव ने आराध्या को देखते हुए कहा। मगर आराध्या अपने भाई का गुस्सा जानती थी और ये भी कि अगर उन्हें ये पता चला तो वो अभी उसे और मिस्टर गोयल को मिलने नहीं देंगे। इसीलिए उसने अपना सर नीचे ही रखा। मानव ने जब आराध्या का सर झुका हुआ पाया तो उसे मिस्टर गोयल पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि आज पहली बार आराध्या ने उससे यूं नजरें चुराई थी। उसने एक नज़र टेबल पर बैठे सब लोगों की तरफ घुमाई और उसकी नज़र तनीषा पर ठहर गई। तनीषा भी उसी को देख रही थी। मानव ने अपनी नज़रें तनीषा से हटाई और अवी की तरफ देखा, जैसा वो उससे सच जानना चाहता हो। और अवी तो वैसे ही जग्गा जासूस है। पार्टनर, छोटे दादाजी, मिस्टर गोयल झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर गोयल ने ये सुनकर अपना पिट लिया और बड़बड़ाए, ये बड़बोला मुझे मरवाएगा। मानव ने घूर कर मिस्टर गोयल की तरफ देखा और कहा, तो सच क्या है, तुम मुझे बताओ पार्टनर। अवी ने मिस्टर गोयल को एक बच्चों वाली स्माइल दी और कहा, पार्टनर आपकी सिस्टर अभी यहाँ आई है आपके आने के सिर्फ 8 मिनट पहले, और तो और इन्होंने ये सब आपको बताने से मना किया था। ये बस बच्चा है, इसे पूरी बात नहीं पता। तुम मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ, आराध्या सिर्फ सुबह ही यहाँ आई है। सच्ची, मिस्टर गोयल ने अपनी बात में अड़ते हुए कहा। मैं झूठा नहीं हूँ, झूठे आप हो छोटे दादाजी, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। अभी अवी बोल ही रहा था कि मिस्टर गोयल बीच में ही बोले, तू चुप हो जा मेरे बाप, अब क्या जान लेकर मानेगा, मैं भी तेरे दादा की ही उम्र का हूँ, दया कर मुझ पर। बस, मानव की आवाज आई। आज के बाद न आप आराध्या से मिलेंगे और न ही उससे बात करेंगे। चलो आराध्या, मेरे साथ वापस चलो, मानव ने ऑर्डर देते हुए कहा। विश्ववर्धन जी, जो अभी तक अपने दोस्त की हालत के मजे ले रहे थे, उन्हें अब मामला हाथ से निकलता महसूस हुआ और उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मानव। मानव आराध्या का हाथ पकड़ आगे बढ़ा ही था कि उनकी आवाज सुनकर रुक गया और कहा, जी नाना जी कहिए। ये साफ था कि मानव अपने सगे नाना से ज्यादा इस मिस्टर आहूजा की करता था। तुम इतने वक्त बाद यहाँ आए हो, क्या यूं ही यहाँ से चले जाओगे? क्या अब तुम्हारी नजरों में यही इज्जत रह गई है हमारी? विश्ववर्धन आहूजा ने मानव से कहा। इज्जत मेरी नजरों में आपकी कितनी है ये आप भी जानते हैं नाना जी, मगर आज आपने मिस्टर गोयल का उनके किए में साथ देकर बहुत गलत किया है। मुझे इसकी उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं थी। आप भी जानते हैं आज जो भी कुछ हो रहा है ये इन्हीं की गलती की वजह से हो रहा है। मानव ने भी अपना सख्त लहजा बरकरार रखते हुए कहा। मिस्टर गोयल ने अपने दोस्त की तरफ देखा और न में सर हिला दिया। वो नहीं चाहते थे कि एक बार फिर पुरानी बातें निकले और सब कुछ और खराब हो जाए। ठीक है, तुम बैठकर खाना खाओ हमारे साथ, और उससे पहले आज हमें तुम्हें किसी से मिलाना है, वो जो हमारे लिए सबसे खास है, दादाजी ने गर्व से कहा। हमारी पोती, हमारा गुरूर, हमारा आत्मसम्मान, हमारी वारिस, तनीषा, उन्होंने कहा। सब लोग वारिस वाली बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं थे, खासकर नंदिता जी, क्योंकि तनीषा एक लड़की थी और कायदे से रोनित को ही असली वारिस माना जाना चाहिए। तनीषा खड़ी हुई, मानव उसके पास गया और उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मानव अपना हाथ बढ़ाएगा। जब रोनित या कोई और उसे ग्रीट करता तब तो वो सर तक नहीं हिलाता, और आज मगर तनीषा ने जो किया उसने मानव को भी हैरान कर दिया। नमस्ते, हम तनीषा आज ही इस घर में आए हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, तनीषा ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट और भोले से चेहरे के साथ कहा। तनीषा का ये रूप देखकर मानव की आंखें किसी उल्लू की तरह बड़ी हो गई और तनीषा की प्यारी मुस्कान, उफ, मानव को तो करंट ही लग गया। उसे तनीषा की डेविल वाली स्माइल देखने की आदत थी। ये प्यारी मुस्कान वाली तनीषा तो उसने सपनों में भी कभी इमेजिन नहीं की थी। टू बी कंटिन्यू। CH-19 मानव का रिएक्शन। अब आगे। नमस्ते, हम तनीषा आज ही इस घर में आए हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, तनीषा ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट और भोले से चेहरे के साथ कहा।
तनीषा का ये रूप देखकर मानव की आंखें किसी उल्लू की तरह बड़ी हो गई और तनीषा की प्यारी मुस्कान, उफ, मानव को तो करंट ही लग गया। उसे तनीषा की डेविल वाली स्माइल देखने की आदत थी। ये प्यारी मुस्कान वाली तनीषा तो उसने सपनों में भी कभी इमेजिन नहीं की थी। 1 मिनट, व्हाट डिड यू जस्ट से? जस्ट से कहा। जस्ट रिपीट इट, मानव ने अविश्वास से कहा। नमस्ते, हम तनीषा आज ही इस घर में आए हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, तनीषा ने दोबारा कहा। नम से पूछा। नम व्हाट? मानव ने हैरानी। तनीषा को मानव का ऐसा रिएक्शन देख हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी कि कहीं वो उसका बांडा न फोड़ दे। हमने कहा नमस्ते, अपने दांत चबाते हुए कहा तनीषा ने। मानव ने अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे लिया और अपने दूसरे हाथ की फिंगर तनीषा की तरफ बढ़ाई। तनीषा मानव की फिंगर को ही देख रही थी। अचानक मानव ने तनीषा की नोज पर टैप किया और कहा, क्या तुम डॉट तनीषा हो? तनीषा का मन तो कर रहा था कि वो मानव की उंगली तोड़ दे, मगर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं मानव को ऐसे रिएक्ट करता देख सारे घर वाले हैरान थे। दादाजी और मिस्टर गोयल को तो लगा कि मानव को तनीषा से पहली नज़र का पहला प्यार हो गया है, मगर मानव के दिल में क्या चल रहा था ये तो मानव ही अच्छे से जानता था। तनीषा को लगा कि उसने अगर मानव को अभी अवेयर नहीं किया तो शायद ये उसी का प्लान खराब कर देगा। उसने सबकी नज़रों से बचकर मानव को एक लात मारी और उसे उसी तरीके से घूर कर देखा जैसे वो उसे नॉर्मली देखा करती है। तब जाकर मानव को होश आया और पता चला कि वो मानव रायचंद, अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसकी अंडरवर्ल्ड में एक खुद की टेरिटरी है, वो अभी कितना अजीब बिहेव कर रहा था। अहम हेलो, आई मीन नमस्ते, आई एम मानव, मानव रायचंद, मानव ने अपना गला साफ करते हुए और दोबारा से अपने उसी कोल्ड अवतार में आते हुए कहा। ही पार्टनर, वो नमस्ते नहीं नमस्ते होता है, अभी ने हंसते हुए कहा। मानव ने पहले अवी की तरफ देखा और फिर मिस्टर गोयल और दादाजी की तरफ, जो कि मुंह दबाकर हंस रहे थे, और त्रिश आहूजा भी मुस्कुरा रहे थे। बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मानव के ऊपर हंसे। वाट वेयर, सख्त लहजे में कहा। आई डोंट केयर, मानव ने कहा, और इतना बोलकर मानव तनीषा के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसे बैठता देख मिस्टर गोयल ने चैन की सांस ली और आराध्या को भी डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया। आराध्या ने बैठते हुए नोटिस किया कि रोनित उसे देख रहा है। आराध्या ने उसे अपनी क्यूट सी स्माइल पास और बैठ गई। जब से आराध्या आई थी तभी से रोनित की नजरें बार बार उसी की तरफ जा रही थी। वहीं जब आलिया ने मानव को तनीषा के बगल वाली सीट में बैठता देखा तो उसका भी मुंह बिगड़ गया। उसने अपने बगल वाली खाली चेयर को देखा और फिर मानव को। उसे अब तक तो तनीषा से कोई मतलब नहीं था, मगर अब उसे तनीषा से जलन और नफरत दोनों ही हो रही थी। अभी ने अपनी आईब्रो जोड़ी और मानव के पास गया। पार्टनर, आप मेरी चेयर पर बैठे हो, उठो, आज मुझे अपनी त्रिशु के साथ बैठना है, अभी ने कहा। मानव ने अवी की तरफ देखा और फिर तनीषा की तरफ, जो उसे आंखों ही आंखों में एक डरावना लुक दे रही थी, मगर मानव कहाँ तनीषा से डरने वाला था। पार्टनर, वो वाली चेयर पर बैठ जाओ, मानव ने अवी को समझाते हुए आलिया की बगल वाली चेयर की तरफ इशारा किया। नहीं, आलूदी गंदी है, वो मेरी त्रिशु जितनी सुंदर और अच्छी बिल्कुल नहीं है, अवी ने कहा। आलिया का खून जल उठा अवी की बात सुनकर। आखिर वो काफी ज्यादा सुंदर और फैशनेबल थी, तो अवी की हिम्मत भी कैसे हुई उसे इस तनीषा से बुरा और बदसूरत बताने की, आलिया मन में सोच रही थी। रोनित को अवी की बात सुनकर हंसी आ गई और वो मुंह दबाते हुए हंसने लगा। आलिया ने उसे जलती निगाहों से देखा जैसे उसे खा ही जाएगी। मानव को लगा कि अब उसे उठना ही पड़ेगा, इसीलिए वो उठने को ही था कि दादाजी की आवाज आई। अभी मानव को यहाँ बैठने दो और जाओ, तुम दूसरी चेयर पर बैठ जाओ। अभी का मुंह लटक गया क्योंकि वो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। तभी त्रिश आहूजा ने उसे अपने पास बुलाया। अभी मेरे पास आओ, आज तुम अपने बड़े पापा की गोद में बैठ जाओ, कम।
अभी उनकी बात सुनकर खुश हो गया और जल्दी से उनकी गोद में आकर बैठ गया। सब लोगों ने दोबारा अपने खाने पर कंसंट्रेट किया मगर मानव सिर्फ तनिषा पर ही कंसंट्रेट कर रहा था और सोच रहा था ये ऑलरेडी इतना कुछ थी, फिर अब एक्टर भी इसे ही बनना था। माइंड ब्लोइंग। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, जो ये अपना रियल नेचर भूल गई। मानव जस्ट बी अवेयर फ्रॉम हर। खड़े खड़े 4 बार बेच जाएगी तब भी भनक तक नहीं होने देगी। पता नहीं ये यहाँ किसकी वाट लगाने आई है। तनिषा ने उसे खुद को घूरता महसूस किया और फिर सामने दादाजी और मिस्टर गोयल को उन्हीं की तरफ गौर से देखते देखा तो उसने मानव के पैर पर अपना पैर रख जोर से दबा दिया, जिससे मानव होश में आया और तनिषा से नजर हटा ही रहा था कि अभी की नजर उस पर पड़ गई और वो बोला, पार्टनर आप त्रिशु को ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे उन्होंने आपसे आपकी गर्लफ्रेंड चुरा ली, या फिर कहीं आपको मेरी त्रिशु पसंद तो नहीं आ गई। मगर मेरी त्रिशु आज ही मुझे मिली है, मैं इसे बिल्कुल आपको नहीं दूंगा, अभी ने कहा। जस्ट हैव योर डिनर एंड डोंट बोदर मी, अदरवाइज आई विल ब्रेक आवर पार्टनरशिप, मानव ने अभी को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। और भले ही अभी मानव को कितना भी अच्छा क्यों न मानता हो मगर उसे भी उससे काफी डर लगता था, इसीलिए वो चुप हो गया। कुछ ही देर में दादू ने डिनर कर लिया और वो चेयर से उठ गए। उनके उठते ही जो बाकी सारे लोग उनके उठने का वेट करते हुए वहां बैठे थे वो भी उठ गए। बुढ़े बोल, जल्दी जल्दी बोल वरना वो चला जाएगा, मिस्टर गोयल ने दादाजी से कहा। मानव आराध्या के पास आया ही था कि दादाजी की आवाज आई, कुछ दिन तुम और आराध्या यही रह जाओ, तनिषा भी यहाँ नहीं है, उसका आराध्या के साथ मन लग जाएगा और तुम चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो या इस पागल बुढ़े के पागल खाने भी जा सकते हो, उन्होंने मानव से कहा। टू बी कंटिन्यू। अब क्या करेगा मानव, क्या वो तनिषा के घर में रुकेगा या ठुकरा देगा वो दादाजी की बात? क्या मानव रुककर तनिषा की मुश्किलें बढ़ाएगा या उसकी मदद करेगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय। CH20 तनिषा इज नॉट जी। अब आगे। मानव आराध्या के पास आया ही था कि दादाजी की आवाज आई, कुछ दिन तुम और आराध्या यही रह जाओ, तनिषा भी यहाँ नहीं है, उसका आराध्या के साथ मन लग जाएगा और तुम चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो या इस पागल बुढ़े के पागल खाने भी जा सकते हो, उन्होंने मानव से कहा। मानव कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ गया मगर मिस्टर गोयल की आंखों में ये सोचकर चमक आ गई कि मानव उनके साथ उनके घर में रहेगा। मानव की नज़र जब मिस्टर गोयल के खुश चेहरे पर पड़ी तो उसे उनकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। ठीक है, मैं और आराध्या कुछ दिनों के लिए आहूजा मेंशन में ही रुकेंगे, मानव ने कहा और मिस्टर गोयल के एक्सप्रेशन फीके पड़ गए मगर उन्हें जिस बात की तसल्ली थी कि मानव उनके आसपास रहेगा और उससे वो रोज मिल सकेंगे और साथ ही आराध्या से भी। तनिषा की आईब्रो आपस में जुड़ गई और उसने मानव की तरफ घूर कर देखा, जैसे उसे डराना चाह रही हो कि वो यहाँ न रुके मगर मानव ने उसकी घूरती हुई नज़र इग्नोर कर दी। आराध्या के यहाँ रुकने की बात रोनित को काफी पसंद आई मगर मानव यहाँ रुक रहा है सोचकर उसे उसके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। वहीं आलिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। जहाँ पहले उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी छोड़कर आने को कहा, वो भी सिर्फ तनिषा से मिलने के लिए, मगर अब मानव जो यहाँ रुक रहा है तो आलिया खुद अपनी पार्टीज को टाटा बाय बाय बोलने के मूड में थी। दादाजी ने त्रिश आहूजा को इशारा किया कि वो मानव को उसका रूम पर्सनली दिखाए, मगर त्रिश आहूजा का मूड अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताने का था, इसीलिए उन्होंने न में अपनी गर्दन हिला दी। दादाजी ने अपनी छड़ी जमीन में पटकी और फिर से तनिषा के डैड को इशारा किया मगर उन्होंने फिर मना कर दिया और इशारे से ही तनिषा के साथ वक्त बिताना है। उन दोनों की ये इशारों वाली लड़ाई सब देख रहे थे। त्रिश आहूजा ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते थे और बहुत बार जा भी चुके हैं, इसीलिए ये बात किसी के लिए नई नहीं थी।
दादाजी ने इशारों से बात बनती नहीं देखी तो उन्होंने अपना मुंह खोला। बूढ़े आदमी, जाओ और तनीषा को उसके रूम में छोड़कर आओ और उसी के दूसरी तरफ वाले रूम में मानव और आराध्या का सामान रखवाओ। जब तनीषा ने सुना कि मानव उसी के बगल वाले रूम में रुकने वाला है तो उसके मुंह से एकदम से निकला, नो डॉट। सबकी नजरें तनीषा की तरफ घूम गई। तनीषा को जल्द ही रियलाइज हो गया कि उसने क्या बोल दिया। उसने एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी पलकें झपकाई और कहा, दादू, मेरा मतलब था कि उन्हें मेरे साथ रुकने में प्रॉब्लम होगी। मैं तो खुद अभी इस घर में नहीं हूँ, क्यों न आलिया के फ्लोर पर आप इन्हें शिफ्ट करा दे। दादू वर्ड सुनकर वहां सबको धक्का सा लगा, क्योंकि दादाजी को दादू कहने की हिम्मत उनके लाडले अभी में भी नहीं थी। मगर दादाजी के कानों में तो तनीषा की आवाज से मिश्री सी घुल रही थी। आलिया की आंखें तनीषा की बात सुनकर चमक गई थी, मगर बीच में एक बड़बोला भाजी मार ले गया और वो बड़बोला था, अभी ही त्रिशु, दादाजी पार्टनर को आपके साथ वाले रूम में रख रहे हैं, आपके रूम में नहीं। और वैसे भी आलू दी को पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझसे कहा है कि आलू दी बहुत ज्यादा बदसूरत और इरिटेटिंग है, इसीलिए वो आपके साथ वाले रूम में ही रहेंगे, अभी ने कहा। आलिया तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसने घूर कर अभी को देखा, मगर अभी को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ने साथ ही मानव की बात भी आउट की थी, मगर मानव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसके चेहरे पर तो एक डेमोन्स वाली स्माइल आ गई और उसने तनीषा को ऐसे देखा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। मगर यहाँ पर फिलहाल तनीषा अपना जोर चलाकर सब कुछ बिगड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो चुप ही रही। आलिया ये मौका खुद के हाथ से जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने नंदिता जी इशारा किया कि वो कुछ बोले तो नंदिता जी ने कहा, अभी तनीषा सही कह रही है, और वैसे भी मानव को अनजान लोगों के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे आलिया के साथ वाले रूम में ही रुकना चाहिए। तनीषा को इस वक्त सुमित्रा जी पहली बार पसंद आई थी और उसे यकीन हो गया था कि अब वो इस सिचुएशन से बच जाएगी। मगर हमारा बड़बोला अभी फिर बोल पड़ा, बुआ, मैं अपने पार्टनर को अच्छे से जानता हूँ, वो आलू जी को पसंद नहीं करते। ठीक है अभी, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, मगर तनीषा को तो मानव जानता तक नहीं। आलिया मानव को नापसंद ही सही, मगर वो उसके लिए अनजान तो बिल्कुल नहीं है, और एक न एक दिन इनकी शादी भी होनी ही है, तो अच्छा ही रहेगा कि ये दोनों अभी से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए, सुमित्रा जी ने कहा। मानव ने सुना तो उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने अपनी सर्द निगाहों से सुमित्रा जी की तरफ देखा, जिससे सुमित्रा जी बहुत घबरा गई, क्योंकि सुमित्रा जी ने पहले भी ये बात उठाई थी और मानव ने कंट्री में न होते हुए भी उन्हें पर्सनली फोन करके ऐसी धमकी दी थी कि शादी की बात वहीं पर रुक गई थी, और मानव ने दादाजी से साफ मना कर दिया था इस रिश्ते के लिए। मिस्टर गोयल ने मानव का ट्राई लेने की सोची और कहा, क्यों न मानव ही बता दे उसे कहाँ रहना है, अगर वो चाहे तो उसे एक सबसे अलग फ्लोर में भी रूम मिल सकता है, यहाँ इतने रूम्स जो है। तो ठीक है बुआ, अब पार्टनर ही बताएगा कि उसे कहाँ रहना है, अभी ने मुंह फुलाते हुए कहा। और फिर सबकी नजरें मानव की टिक गई। मानव ने तनीषा की तरफ देखा। तनीषा ने उसे वार्निंग से भरा लुक दिया और अपनी आंखों से ही आर्डर दिया, कहीं भी जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ो। तनीषा, मैं तनीषा के साथ रहूंगा, मानव ने तनीषा के नाम पर जोर देते हुए कहा। एक मिनट, तुम्हें मेरी बेटी के साथ नहीं रहना, उसके साथ वाले रूम में रहना है, तो ज्यादा उड़ो मत, त्रिश आहूजा ने कहा। मानव ने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दे दी और शांत रहा। तो ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, दादाजी ने आर्डर दिया। तनीषा जे डैड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से अपने साथ ले जाने लगे। तनीषा को मानव पर काफी गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन में उसे सबक सिखाने का मन भी बना लिया था। मानव और आराध्या भी उसी के पीछे पीछे जाने लगे। मानव आराध्या से अब भी नाराज था, इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और लिफ्ट में एंटर हो गया।
कुछ ही देर में वो चारों तनीषा के फ्लोर पर पहुंचे, जो आज के बाद सिर्फ तनीषा का ही नहीं होगा। मानव के रूम की तरफ त्रिश आहूजा ने इशारा किया और तनीषा के साथ उसके रूम में चले गए। बेटा, तुम्हें कैसा लगा अपना परिवार? तनीषा के डैड ने उससे बड़े प्यार से पूछा। ये मेरा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है मिस्टर आहूजा, और आप भी जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो बेहतर यही होगा आप अकेले में भी मुझसे किसी भी तरह के रिश्ते बनाने की कोशिश न करें। तनीषा ने एकदम से अपना रूप बदल कर कहा। तनीषा, तुम अब भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यहाँ सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम देख क्यों नहीं रही हो? सबकी छोड़ो बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की वारिस हो, इस घर वंश मेरा और वर्षा का अंश हो तुम। उसके डैड ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। आप मुझे प्यार करते हो क्योंकि आपको पता था आपकी एक बेटी भी है, मगर आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि जिस पिता के होने न होने का एहसास तक मेरे पास नहीं था, मैं उससे एक दिन में प्यार करके सब कुछ मानने लगे जाऊंगी। और ये परिवार हो जिसे आप परिवार कह रहे हैं न, वहाँ सिर्फ दोगले लोग हैं। मैं आपको उस दिन पिता मानूंगी जिस दिन आप इस घर में से मेरी माँ के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलाएंगी। ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ वो दिन जल्द ही आएगा, उसके डैड ने कहा और उस रूम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही तनीषा रोते रोते सुबकने लगी और फिर धीरे धीरे उसका रोना एक शैतानी हंसी में बदल गया। वो इस वक्त शैतानों की देवी लग रही थी। न जाने उसके कितने चेहरे थे और कितने दिखने बाकी थे। खेल अब शुरू होगा, वो खुद से बोली। वो खुद में ही थी कि उसका डोर नॉक हुआ और उसने अपने एक्सप्रेशन एकदम से चेंज किए और डोर के पास पहुंची। उसने कीहोल से देखा तो बाहर मानव खड़ा था। उसने डोर खोला और सीधा पूछा, तुम हाउस कीपिंग वाले हो? नहीं, मानव ने जवाब दिया। रूम सर्विस वाले हो? नो। तो क्या चंदा इकट्ठा करने वाले हो? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है जो अपने रूम का रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो? तनीषा ने सरकास्टिक टोन में मानव से कहा। मानव ने तनीषा के रूम में एंटर किया और पैरों से उसका रूम बंद करके तनीषा को शोल्डर्स से पकड़ा और सीधा दीवार से लगा दिया। मैं जानबूझकर तुम्हारे रूम में आया हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि तुम इतनी एक्टिंग क्यों और किस लिए कर रही हो, मानव ने पूछा। तनीषा को उस पर काफी गुस्सा आया। उसने अपनी लॉन्ग स्लीव्स में से कुछ निकाला और कुछ किया जिससे मानव एक स्टैट्यू बन गया। आज के बाद तनीषा को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना। आई एम नॉट इजी गोइंग गर्ल, गोट इट। मानव अपनी बॉडी हिला ही नहीं पा रहा था, वो बस तनीषा को सुन रहा था। टू बी कंटिन्यू। हाउ इज द चैप्टर्स गाइस?